बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, जीएचक्यू में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मोतबर जरीदे भी एतराफ़ कर चुके हैं। बरतानवी और अमरीकी मीडिया, फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, फॉर्च्यून फील्ड मार्शल की जीरक हिकमत अमली और गैर मामूली सिफारती डिप्लोमेसी में ट्रंप का एतमाद जीत कर एशिया के सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी ये है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करेंगे। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक अहम कदम है। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरक रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया कि उनके पास फितनतुल खवारिज या फिर पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तमाम ये जान लें कि पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम की पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। दूसरी ही जानिब मुल्की सियासत इस वक्त महाज़ जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इल्ज़ामात गोला बारूद की तरह बरस रहे हैं और रियासती बयानियाँ बनाम सियासी सूरत हाल, ये बयानियाँ जो है उसकी तकरार पूरी शिद्दत के साथ गूंज रही है। हुकूमती सफ़ों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला कौन वार हो चुका है। PTI को दुश्मन का आलाकार करार देते हुए विफाकी वज़रा एक दूसरे से बढ़कर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इसे मुल्क दुश्मन बयानियाँ कहने के साथ साथ बानी PTI को ज़हनी मरीज़ कह चुके हैं। हनीफ अब्बासी KP हुकूमत को ख़ारिज की पुश्तपनाही करार दे रहे हैं, जबकि एहसन इकबाल का कहना है कि सियासी मफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद करना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। और सिर्फ यही नहीं, आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी इस सिलसिले में बहुत सारी बयानात दे चुकी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में PTI को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ खड़ी है या अपनी मुतनाज़ क़यादत के साथ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि किसी के कंधे पर बैठ कर इक़्तिदार तक पहुँचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। अगरचे मुल्क में नए सूबों की बहस पहले भी होती रही है, मगर आज एक बार फिर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने सबसे बड़े सूबे पंजाब को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा करके एक अहम बहस छेड़ दी है। अब्दुल अलीम खान ने सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध में भी शिमाली, वस्ती और जनूबी सिंध की बुनियाद पर नए सूबों की तश्कील का वाज़ेह मुतालबा कर दिया है ताकि हर सहूलत अवाम की दहलीज पर पहुँच सके। ये बयान सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे चुका है कि क्या पाकिस्तान का इंतजामी नक्शा बदलने वाला है। एक अहम खबर यह भी है कि आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की नई किस्त की मंजूरी का फैसला भी मुतवक्के है। आई नो आज का मेरा इंट्रो तवील था, लेकिन वो तमाम तर डेवलपमेंट्स थी जो कि आज आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी थी। इसके ऊपर डिस्कशन के लिए डेफिनेटली रिजवान रज़ी साहब और इसारा राना साहब मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। रज़ी साहब, आज सबसे पहले आगाज़ करते हैं GHQ में होने वाली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज़ में जो होने वाली एक एजाज़ तकरीब थी उसके हवाले से उसमें न सिर्फ पाक फ़ौज ने एक बार फिर से अपने अज़्म का इआदा किया जो उसकी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है सर, ये पाकिस्तान की 70 साला अस्करी तारीख में एक पहली बार जो है ना एक नुमाया सूरत हाल हमें नज़र आई है। आप इस डेवलपमेंट को न सिर्फ विद इन द पाकिस्तान बल्कि रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर किस तरह से एड्रेस करेंगे? देखिए, बात ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ये ओहदा क्रिएट किया गया और इसको क्रिएट करने की बुनियादी वजह ये थी कि हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे ये भी ओहदा क्रिएट हो चुका था इससे पहले और इसी ओहदे के तहत ही हमसे मई 2025 वाला पंगा भी लिया था भारत ने। तो इसलिए ज़ाहिर है फिर हमें भी एक कोऑर्डिनेशन जो जदीद जंगी इस्लाहात के लिए ज़रूरी थी वो लेना पड़ी। मैं आपको ना इसका एक और पहलू अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए, जिस तरह शोबे होते हैं, तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है, तिजारत है, पैदावार है, इस तरह एक दिफा का भी शोबा होता है। आप यहाँ से अपने बच्चे किसी मुल्क के अंदर पढ़ने के लिए, आला तालीम के लिए क्यों भेजते हैं?
कि आप महसूस करते हैं कि उनका तालीम का शोबा आपसे बेहतर परफॉर्म कर चुका है। ठीक है, इस तरह सेहत के लिए बाज़ लोग बैरून मुल्क जाते हैं, अगरचे वो तनकीद का निशाना बनता रहता है, लेकिन आप क्यों जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि आप महसूस करते हैं कि उनका सेहत का शोबा पूरी दुनिया में कर चुका है। ठीक, हमने भी एक शोबे के अंदर एक्सेल किया है, सुपर परफॉर्म किया है, और जिस तरह बाकी ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में एक्सेल करने की या परफॉर्म करने की जो है वो चीज़ हमें नज़र आती है, इसी तरह हमने जिस शोबे के अंदर एक्सेल किया है, हमारा जो दिफा का शोबा है, वो इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। हमारे पास जिसे कहना चाहिए नादान दोस्तों को नज़र नहीं आ रहा तो अलग बात है, और दुनिया वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी जिनमें से बेशतर हमारी नहीं थी और इतनी कोई मयारी भी नहीं थी, लेकिन उसके ज़रिए हमने दुनिया की टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी को जो मतलब कि जो खून थूकने के ऊपर मजबूर कर दिया, या जो खाक चटा डाली, भाई ये हमारा इस शोबे के अंदर देखिए, बच्चे के सारे मज़ामीन में 100/100 तो नहीं ना आते, किसी में 90 भी आते हैं, किसी में 80 भी आते हैं, 1-2 ही मजमून होते हैं बच्चे के जिसमें उसके 100/100 आते हैं और वो क्लास में टॉप कर जाता है। इसी तरह हम बाकी शोबों में तो परफॉर्म नहीं कर सके, उसका मातम करेंगे, इसार राना साहब से मिल के करेंगे उसका मातम, ठीक है, लेकिन जिस शोबे में परफॉर्म किया है उसको सेलिब्रेट भी कर लें। ठीक है, आज की तकरीब को मैं समझता हूं कि उस सेलिब्रेशन का नुक्ता आगाज था बाकायदा तौर पे रियासती सतह के ऊपर, सही है, और इसको ऐसे ही लिया जाए कि ये जो हमने सुपर परफॉर्म करके दिखाया है, ये उसका एक रिवॉर्ड है। ठीक है, रिवॉर्ड नहीं, ये उसका स्टेप है, अब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। चले इस मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन में राना साहब, फील्ड मार्शल 2 अहम बातें करना हरगिज़ नहीं भूले। वो चाहते तो सिर्फ अपने पाक अफवाज के जो मुसल्ला दीगर और हैं सरबराहान, उनसे सिर्फ मामलात को लेकर चलते कि क्या वजह है, क्यों CDF का ओहदा जो है वो तखलीद दिया गया है, या इसकी पाकिस्तान की तारीख में ज़रूरत क्यों पड़ी। सर, उन्होंने 2 खित्ते के अहम ममालिक को ना बाकायदा तौर पर ललकारा है। एक, उन्होंने कहा भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे, अगली बार पाकिस्तान का जवाब शदीद होगा। दूसरी बारी अफगानिस्तान की, उन्होंने कहा तालिबान रजीम को फितनतुल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। सर, ऐसा नहीं है कि फील्ड मार्शल की ये ललकार कोई पहली बार हो भारत को या अफगानिस्तान को, लेकिन जो ही इस ओहदे के ऊपर उनकी तैनाती होती है, उसके बाद बाकायदा तौर पर दोनों ममालिक को एड्रेस करके ये बात करना, आप इसकी इंपॉर्टेंस को कैसे देख रहे हैं? जाहिर है हमें अफगानिस्तान और भारत से चैलेंजेस का सामना तो है, और आज की जो ये तकरीब थी, अगर वो खाली इस तकरीब को एक रवायती जुमलों पे ख़त्म करते तो शायद वो बामकसद ना होती, लेकिन जब उन्होंने भारत और अफगानिस्तान को बाकायदा नाम लेके ललकारा है, तो ये तकरीब की अहमियत बढ़ गई, खुद ब खुद एलिवेट हो जाती है कि एक सबसे बड़े संजीदा हमारे दिफाई प्लेटफॉर्म से हम भारत और अफगानिस्तान को एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक अच्छी, मतलब मैं समझता हूँ कि इट इज़ द बेस्ट टाइम एंड इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से हम इन 2 बातों को, भारत को और अफगानिस्तान को, हम इस पर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मोदी का, उनके वजीर दिफा का, उनके आर्मी चीफ के बयानात बड़े एग्रेसिव आ रहे हैं, तो ये बड़ा टाइमली था कि उन्होंने इसका जवाब दिया। वज़ीर आज़म थोड़ा से मसरूफ़ हैं, वो भी वक्त निकाल के इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये कि ज़रूरत ये थी कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इसके ऊपर बात करते, तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशकुन है कि जिस जिम्मेदारी पे वो बैठे हैं वो उसकी पूरी तरह वो ओनरशिप ले रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और किस लिए हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो राना साहब, इसमें फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे जान लेती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ भी आ जाती हूँ। साहब, सर मुख्तसर सा मुझे ये बता दीजिए, एक ऐसी शख्सियत जिसको एतमाद हासिल हो डोनाल्ड ट्रंप का, उस शख्सियत का इस ओहदे के ऊपर तैनात होना, ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक बतौर सदर खुद एक ऐसे मुल्क से है जो मईशत के एतबार से इस दुनिया में एक अपनी पावर रखता है जिसे हम सुपर पावर कहते हैं, जो फौज के एतबार से एक अपनी पावर रखता है जिसे हम सुपर पावर कहते हैं। तो सर, एक ऐसी शख्सियत का की एतमादी, यूं कह लीजिए, एतमाद हासिल करके इस ओहदे को लेना, सर ये जो बाकी ममालिक हैं उनके लिए क्या मैसेज है?
देखिए, एक तो मैं खैर डोनाल्ड ट्रंप को मैं तो अपने किसी खाते में नहीं गिनता, ठीक है। क्योंकि वो भी मुझे नहीं गिनता। अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर वो नहीं गिनता तो मैं भी नहीं गिनता फिर उसे, ठीक है ना। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के एतमाद की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अवाम के एतमाद की ज़रूरत है। ठीक। जिसके साथ अवाम खड़ी है वो सबसे पुरएतमाद है। तो मेरा ख्याल है कि जिस एतमाद से आज उन्होंने गुफ्तगू की है और जिस दबंग अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है, ये क्लियर मैसेज है कि वो अपने पूरे मैंडेट के साथ और पूरी तवानाइयों के साथ पाकिस्तान के दिफा में खड़े हुए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने की होगी, उसका तो बयान बदलता रहता है ना, ठीक है। वो एक सियासत का एक ऐसा गिरगिट है जिसका रंग हमेशा वक्त के साथ बदलता है। ठीक है, चले पॉइंट आपका आगे, क्योंकि मुझे मुख्तसर रखने का कहा गया, लेकिन रज़ी साहब मैं आपसे कमेंट लाजमी लूंगी। मुझे ये बता दीजिए कि राना साहब के लिए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भारत के लिए वैसे तो रज़ी साहब के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी बात काट के आई एम सॉरी कि वो जो गाना है ना कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। मैं तो अब क्या कहते हैं इस सारे उसमें मैं आपके साथ हूँ। अच्छा चले अच्छा, आप बेफिक्र हो जाए। देखिए, ट्रंप जो है ना, मैंने जो अपने इस प्रोग्राम के शुरू में जो बात अर्ज की कि हमने एक शोबे के अंदर एक्सेल किया है, आप उस एक्सीलेंस का लेवल चेक करें कि वो अमेरिकी सदर जिसके मुंह से पाकिस्तान के लिए कोई एक फिक्रा सुनने के लिए हमारी मुतअद्दिद हुकूमतें जो थीं, उनकी बालों में चांदी उतर आती थी, यूं कह लीजिए। यानी पाकिस्तान के अंदर ये तो 90 की दिहाई के अंदर एक लाजमी अमर हो गया था ना कि पहला दौरा सऊदी अरब का होगा, वहां से स्टैंप लगेगी, और दूसरा दौरा अमेरिका का होगा, और वहां से कबूलियत होगी तो ये हुकूमत चलेगी। ये तो होता था ना। और वो उस मुल्क का सदर या वो अमरीकी सदर या अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जो है, वो अब हमारा बाकायदा पीआरओ लगाओ। वो जहां पे खड़ा होता है वो जहाज गिनने शुरू करता है, और ग्रेट फाइटर कह के हमारे आर्मी चीफ से शुरू होता है, अब तो CDS हो गए ना, अब वो उनसे शुरू होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर पे आता है, फिर कौम पे आता है, फिर मुल्क पे आता है, ठीक है। वो पूरी कौम की भी तारीफ करता है कि ग्रेट पीपल, ग्रेट फाइटर है। अब मेरा मतलब है कि हमें क्या है, बगैर पैसे के वो हमारी दुनिया के अंदर पब्लिक रिलेशनिंग करता फिर रहा है, हमारे बारे में रायमा करता फिर रहा है, और खास तौर पे जो वह भारत को ह्यूमिलिएट करता है, हमारे दुश्मन को ह्यूमिलिएट करता है, और मुफ्तो मुफ्त करता है। राणा साहब सानू की हरज है, मेरा नहीं नहीं, साडा केड़ा पल्लेों कुछ जानदा, साडा केड़ा पल्लेों कुछ जा रहे हैं, ठीक है, वो कर रहा है, मुफ्त प्रोजेक्शन हमें मिल रही है, मुफ्त की मार्केटिंग मिल रही है। हाँ, तो ये वो उसके एक्सीलेंस का नतीजा ना जो हमने अचीव किया। चलें, पॉइंट आपका आ गया नाज़रीन। इसी पॉइंट के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस मुल्क के सियासी मामलों को डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी, तो नाज़रीन, सुना आपने हुकूमती वुज़रा किस किस्म के बयान दे रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके हवाले से भी। एक मतलब यूं कह लीजिए कि एक ऑप्शन जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रख दी गई है, और कह दिया गया है कि अब आप अपना रास्ते का इंतखाब कर लें कि आपने करना क्या है। अगर तो आपने पाकिस्तान की सियासत में अपने लिए कोई गुंजाइश निकालनी है, तो फिर आपको एक ऐसी शख्सियत से जो कि जेल में मुक़य्यद है, उनके साथ अपनी राहें जुदा करनी होंगी। इसे मैं माइनस बानी PTI कहूँ तो ये मेरे ख्याल में आसान है हमारे समझने वालों के लिए। राना साहब, जो ऑप्शन दे दी गई है, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर किस हद तक जो है ना रजामंद होगी, और ख़ुद ये ऑप्शन को अमल इस पर उनके लिए कितनी काबिल का अमल होगी? और दूसरा ये भी कि उनके लिए अब क्या आसान रह गया है कि वो जो है ना मुतनाज़ क़यादत के साथ अभी तक खड़ी रहे, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हम देख रहे हैं? तो किसने दिया ऑप्शन? मैं सॉरी सुन नहीं सकता। सर, हुकूमती वुज़रा ने ना, राना सनाउल्लाह भी यही बात कर रहे हैं, तारड़ साहब भी यही बात कर रहे हैं, हसन इकबाल साहब, ये मैंने सुनवाया तो है अभी साहब सबके सॉर्ट। तो ये इस जोगे हैं कि कोई ऑप्शन दे सकें? इनके पल्ले है कुछ? पल्ले नहीं का तेला ते कर दी मेला मेला ये ऑप्शन देंगे? और ये तो खुद ऑप्शन के अंदर है, इन्होंने ऑप्शन देनी है। ठीक है, जिन्होंने देनी है, जहां मामला है, मैं उस पे नहीं जा रहा, लेकिन ये वो ऐसे ही, मैंने मौला जट फिल्म देखी थी, तो वो मौला जट नूरी नत जब जाते कचहरी ना, तो 4 उस पायदान पे तांगे पे लटके होते हैं, 4 उधर लटके होते हैं। वो कह रहा था मौला जट ने नूरी नत नू सूट देना है थले, वो कहते हैं वेला आप दसेगा। ये पायदान पे लटके हुए लोग हैं, इन्होंने ऑप्शन देनी है।
ये ऑप्शन नहीं देंगे भाई तुम अपनी जो नौकरी कर रहे हो वो करते रहो। अच्छा चलिए, मौज मैं मेले आपकी- ताड़े मैं लगे आपकी ने। मुश्किल थोड़ी एक आसान मिनट है, करती हूँ। जेल में मांडे आपके चल रहे हैं, ठीक है, वो जिसने किया है गलती वो भुगते, जिन्होंने उन्हें उसे भुगतानी है वो भुगते। तुम जवाब दो 553 अरब रुपए कहाँ चले गए? 553 करोड़। यार मुझे बोलने दे, एक तो बाहर नहीं बोलने देते, ऊपर से आप भी यहाँ पे बैठ गए। नहीं, 5,300 5,053 सॉरी 5,300 सर, 5,300 जो भी है यार, हम फिगर के लोग थोड़ी हैं, हम तो दिल वाले लोग हैं, हमसे तो दिल की बातें कर लें आप, ठीक है ना। तो आप उसका जवाब दें, आप IMF का जवाब दें जो बता रहे हैं कि आपकी बदतरीन कारकर्दगी है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप जो है 12 करोड़ से लोग ज्यादा खतरे गुर्बत में चले गए, आप महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी बढ़ गई है, आप इस पे जवाब दें। छोड़े जो कहने में उसका मुस्तकबिल जहां जिसने तय करना है वो करेगा। अब तुझे आप उसके पीछे खड़े हो गए ताड़ियां मारी जा रहे हो। तुझे आप अपनी कारकर्दगी बताएं, आपकी कारकर्दगी क्या है, क्या किया आपने इस मुल्क के साथ? महंगाई कहां पे जाके खड़ी हो गई है, बेरोजगारी कहां जाके खड़ी हो गई है, बिजली कहां खड़ी हो गई, अब गैस की नई लोड शेडिंग आ गई है। आप इसका जवाब दें। आप कौन होते ऑप्शन देने वाले? तुसी तो एक मुलाकात नहीं करा सकते किसी दी, तुसी जनाब ऑप्शन वड्डे ऑप्शन देने वाले देख लो। रियासत या क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त जेलों से बाहर है, सर उसके बाद कोई ऑप्शन रह गई है? देखिए कल का जलसा जो था जी। पेशावर का, उसके अंदर स्टेज के ऊपर 2 PTI के मरकजी रहनुमा जो जी। हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से मिले अच्छा, और उन्होंने उनके कान में कोई बात कही है, अच्छा। जिसके बाद उनकी तकरीर जो है वो नहीं हुई जिसकी उन्होंने तैयारी की थी और जिसके लिए हाइप क्रिएट की गई थी। अच्छा, उस बात का मुझे पता है वो क्या कही गई। अब वो आप मेरे कान में बताएंगे या हमारे नाज़रीन को भी बताएंगे? को बताना चाह रहा हूँ, और वो बात ये थी कि आपकी इस हफ्ते मुलाकात करवाई जा रही है। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब इस हफ्ते मौजूदा हफ्ते बानी में PTI से मिलेंगे? बानी PTI से मिलेंगे, अगर कुछ और ना हो गया तो। और से मुराद मंगल या जुमेरात के रोज पर ज्यादा मुमकिन है कि ये उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। ये मुझे बहुत जिम्मेदार जराए ने बताया है कि स्टेज के ऊपर उनको ये पैगाम पहुंचाया और PTI की मरकजी क़यादत के 2 लोगों ने पहुंचाया। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब मालियाती बात के ऊपर कोई बंदा मेरे दोस्त जैसा, इसार राना जैसा इस तरह की बात करता है तो मेरा दिल करता है मैं कांधे टक्कर मार ला, क्योंकि मैं इसार को तो कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। ऑप्शन इस्तेमाल कर लो मेहरबानी, मैं इसको तो कुछ कह नहीं सकता, मैं आपको दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल कर ले। और मेरा तो टक्कर हुई सीधी वजह अल्लाह की कसम दिल से आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, कर ले इस्तेमाल। दीवार रजी की नेड़े ही साहब के है। सींग लग रहे हैं आपको सीधा, रजी साहब के ठीक है। सींग लग रहे हैं आपको सीधा। अब आप अंदाजा कीजिए, असल खबर सामईन कराम ये है कि गुज़िश्ता 24 सालों के अंदर इस मुल्क में जो करप्शन हुई है उसमें से हुकूमत ने या नैब ने अपने अदारों के जरिए जो अमाउंट रिकवर की है वो 5,300 अरब रुपया है। वो रिकवर की हुई अमाउंट है, लूटा इससे बहुत ज्यादा गया हुआ है, ठीक है। और जो लूटा गया उसका उनके पास एस्टीमेट कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो 5,000, रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अभी ऑनलाइन पड़ी हुई है, आप भी ये काम कर लीजिए, और इसार राना तो करेगा ही करेगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लूटमार हुई है, जो करप्शन हुई है, उसमें से जो 5,300 अरब रुपया लोगों से रिकवर हुआ है, ये काफी नहीं है, ये लिखा गया है रिपोर्ट के अंदर। और बयानिया PTI ने बनाया, क्योंकि इकॉनमी का बंदा उन्होंने अपने तरफ जो रखा है वो मुजम्मल असलम है, तो मुजम्मल असलम को जितनी की इकॉनमी आती है उस पर मैं हंस ही सकता हूं। तो उसने ये बयानिया बना के दिया कि तुम कहो कि 5,300 अरब रुपया लुटिया गए, हालांकि इसार राना सिर्फ 3,600 अरब रुपया एक शहर की तरक्की के नाम के ऊपर गुज़िश्ता 24 साल में लूटा गया, जिसका नाम कराची चले है। मैं इसके ऊपर डिटेल में आती हूँ, मैंने भी IMF वाला भी टॉपिक आपसे डिस्कस करना है। रज़ी साहब, मैं स्पेसिफिकली जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ना, मैं इसके ऊपर आपकी कैटेगरी के लिए रिमार्क्स आ रही हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि जो मौजूदा PTI की क़यादत है जो इस वक्त लेकर चल रही है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकम राजा हैं, असद कैसन हैं, XYZ बहुत सारे लोग हैं, सर ये क़यादत बोझ उठा सकती है बानी PTI जो भी नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो मिनिस्टर्स की तरफ से जो बयानिया आया है, हाँ जी, इसार राना दिल पे हाथ रखी जरा,
मिनिस्टर्स की तरफ से जो बयानिया आया है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये पीटीआई के अंदर से डिमांड आई है बाकायदा हुकूमत को, तो कैसा लगेगा आपको? देखिए, एक मिनट मुझे भी समझ लेने दे थोड़ा सा, मुझे भी समझ लेने दे। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर के लोगों ने ये कहा है कि आप आगे बाहर जाकर ये बात करें, आप ये मुतालबा करें या आप ये बात कहें, तो इसका मतलब एक मिनट, वो जो बानी पीटीआई के ट्विटर से ही जो कुछ बातें हुई थी कि भाई जिन्होंने भी जाके कुछ एक वर्कशॉप को अटेंड किया है, वो अपनी पार्टी के लोगों को मीर जाफर और पता नहीं क्या बना दिया था, दूसरा कौन सा होता है, मीर सादिक, ठीक है ना? इसका मतलब फिर वो बात सही है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए अब होता क्या है, हम हर चीज को मुस्कुराए जा रहे हैं, इस बात को फेस वैल्यू पे लेते हैं। बानी पीटीआई ने ये बात कह दी सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जो भी है सख्त सुस्त बातें कह दी, उनकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में बयानियां शुरू कर दिया। तो पीटीआई की जो क़यादत है, जो पार्लियामेंट के अंदर है, उसने तो यहीं पे रहना है ना, उन्होंने तो इन्हीं मीटिंग्स में शरीक होना है। तो उन्हें निजी महफिल के अंदर उनके कुलीग नहीं कहते होंगे यार आप ये क्या कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन यही है कि वो कहें कि हम उसको ओन नहीं करते, इक्वल टू एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम वो अभी मैं आ रहा हूं वाली हो जाए, हम उसको ओन नहीं करते। जिस तरह एमक्यूएम के दो लोगों को कहते थे कि ये अल्ताफ भाई जो रात को हेलो कह के तशरीफ ले आते हैं, दौर जदीद हो गया ना, पहले पीटीसी होता था सर और टीवी होता था, ट्विटर होता है, वो जो तशरीफ ले आते हैं और सारे टीवी उनको लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं। ये भी तो एक एक्सट्रीम देखी थी ना हमने, ठीक है, 4.5 घंटे तक उनका खिताब पूरी कौम को सुनवाया जाता था, एक पीटीवी के अलावा बाकी सब उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते थे। चला जल्दी मुकम्मल करें, मुझे बड़ी जोर से आ रहा सवाल, मैंने इनसे लेना है। नहीं, आपको मजा आएगा। अब मसला ये है कि जब उनको ये प्रेशर पड़ता है तो वो कहते हैं कि भाईजान आप हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो कुछ बानी पीटीआई, जिस तरह एमकेएम को कायद एमकेएम को डिसोन कर दिया जाता था, जी। उस तरह की सूरत हाल ये है। और ये जो कुछ हुआ है कि जिस तरह एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन जो थी, वो दो मुख्तलिफ बयानिए हैं, दो मुख्तलिफ बातें हैं, ठीक है। इसी तरह अब एमकेएम अब पीटीआई ओवरसीज और पीटीआई पाकिस्तान, मुझे लगता है, हाँ मैं यही जानना चाह रही थी, मुस्तकबिल में आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? लगता है कि ये दो चीजें आएंगी या लाने की कोशिश जरूर होगी। आएंगी, कोशिश तो होगी सर, वो तो होती भी नजर आ रही है ना, तभी तो बयानात आ रहे, होगी। अगर अल्ताफ भाई का केस हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है। आप अल्ताफ भाई को बानी पीटीआई से कंपेयर करें, चले कोई बात नहीं। राना साहब से बात करते हैं। राना साहब, दो चीजें मैं रजी साहब से ही बिल्कुल डायरेक्ट मंसूब करके बात करूंगी, क्योंकि वो खबर की बुनियाद पर ये बात कर रहे थे, ठीक है ना। एक तो मुझे ये बता दें, उन्होंने कहा कि किसी दो लोगों ने कहा सुहेला अफरीदी को कि भाई आप ऐसे कर लें, और ऑप्शन पीटीआई के खुद के अंदर लोगों ने दी हुकूमत को कि भाई आप बाहर जाके ये बात करें। इसका मतलब वो जो ट्विटर अकाउंट से बात की गई थी मीर जाफर और मीर सादिक वाली, दैट मीन्स कि इसका मतलब अभी भी पीटीआई के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद है। आप ना पता है हम दोनों के साथ सवालात में क्या करती हैं? क्या करते हैं? वो एक आदमी ने इंटरव्यू लेना था नौकरी का, तो जिसको उसने पास करना था ना, उससे कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे थे, उन्होंने कहा जी 2,70,000। अच्छा, तो जिसको फेल करना था इस हाराना को, तो अल्लाह अकबर, उससे कहा कि अच्छा उनके नाम बताओ। रेसा भी जाती है ना, हालांकि अदर वे राउंड है। कहानी जो लो दसन दे नाम मैनू पूछन दे तुसी। मैं नाम नहीं पूछ रही आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि जो पीटीआई के लोग इतना वावेला मचा रहे हैं कि हमारे ही अंदर मीर जाफर और मीर सादिक कह दिया गया, बड़े नाराज हो गए, तो सर अगर तो वाकई ऐसी बात हो रही है। एक बात तो ये कि मैं आपका बड़ा हूँ, आपको भी कहूंगा कि आप जो है ना वो इतने सीधे सवाल नो बॉल की जो क्रीज है ना, उसे क्रॉस ना करें, पैर पीछे रखें, और सवाल जो है ना वो आपका नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अक्लमंद वो मतलब कांथले वजह तो जरूरी नहीं ना, ठीक है ना, आप बात को समझे। दूसरी बात यह है कि एक बात की तो मुझे खुशी हुई कि हमारे वफाकी वज़रा और पीटीआई वाले आपस में मिले हुए और ये मिली भगत से खेल मिलते भी हैं ना साहब। आप अच्छी जगह पे बैठे हुए, आप मैं कह रहा हूँ आप अच्छी जगह पे बैठे, मैंने बारूदी सुनना देना तो रहा ना, ठीक है ना, सारी जगह अगर आप इजाजत दें पोजीशन वही रहेगी। एक जुमला मेरे आप सुन लेना जो मैं बात कहना चाहता हूँ। बात यह कि देखें, माजी में भी बहुत दफा बहुत सारी अटेम्प्ट्स इसी तरह की हुई,
लेकिन बाय द वे नवाज शरीफ तो एक हकीकत की तरह यहाँ मौजूद है, जुल्फकार अली भुट्टो एक हकीकत की तरह यहाँ मौजूद है, खत्म तो नहीं हुए वो। नवाज शरीफ से मुझे सौ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक सियासी हकीकत है। जुल्फकार अली भुट्टो तब तमाम तर उसके बावजूद अभी भी है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जिन लोगों की पनीरियां हम खुद लगाएं उनको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं इतना ही यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान की पनीरी जिन्होंने लगाई थी वो काटने लगे हैं। अच्छा, मुझे चलिए, प्रोड्यूसर आप साहब कह बार लें, बार मैं कह जा रहे हैं ठीक कि है, ब्रेक की वो तरफ फिर जाना है। वही बात है प्रोड्यूसर ना। साहब सिर्फ फिर 1 मैं से तो 1.5 नोट मिनट करवा और दे दूं। दीजिए, वो जवाब मैंने रजी साहब से ले लेना, क्योंकि रजी साहब ना मुझे कभी कभी हमारे पब्लिक ओपिनियन के फैसल वावडा मालूम होते हैं ना, इनके पास खबरें होती हैं। नहीं, नहीं यार, ऐडा बड़ा काम। रजी की मैं बहुत इज्जत करता ऐडा बड़ा इल्जाम ठीक है ना लगाओ, ना। ठीक है कि मतलब रजी साहब का भी डाखाना हो सकता है, अच्छा। लेकिन मैं रजी साहब को बहरहाल बेहतर अच्छा चलिए, ठीक है, माजरत माजरत रजी साहब, माजरत, ठीक है। रजी साहब, डाखाना इनका एक हो सकता है। अच्छा ना रजी साहब, मुझे सिर्फ अब ये बता दीजिए, क्योंकि आपने चंद एक दो दफा जो खबरें दी वो दुरुस्त साबित हुई। आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही सिर्फ हद तक नहीं, अब पीटीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी बड़े फैसले हो चुके हैं या होने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो कार्रवाई किसी न किसी लेवल पे शुरू हो चुकी है। अच्छा, लेकिन इस दफा प्लानिंग करने वालों ने और बड़े लेवल पे नहीं हो रही, लेकिन टारगेटेड लेवल पे वो कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोग जिनके मुंह के अंदर जो कुछ आता है वो कह जाते हैं, अब वो थोड़ा सा सोचेंगे जरूर, ठीक, सोच जरूर रहे हैं। उनके इतने ज्यादा गैर मोहतात जो है वो सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होगी। पहली बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, क्रैकडाउन होगा सर, हैं? क्रैकडाउन होगा उनके खिलाफ। क्रैकडाउन छोटी चीज है, तो फिर होना की ये है। फिर क्या होगा? जो बेहतर भाई, आज मुझे ये बताइए, ये हमारा जो है लड़का, ये एक रात जेल में रह के आया, क्या किया था इसने? ठीक है ना, बत्ती टूटी हुई थी ना, मोटरसाइकिल इंडिकेटर की जिसे हम कहते बत्ती हैं, टूटी हुई थी, इंडिकेटर लाइट। उन्होंने पकड़ के 420 का मुकदमा किया, एक दिन के लिए जेल भेज दिया, अगले दिन जमानत हो गई। ठीक है, कितने लोग फड़े गए आपने कोई अंदाजा फरमाया लाहौर में? ठीक है ना भाईजान, जेल के पास जगह खत्म हो गई थी, दोनों के पास 2 जेलें सुनने हैं में आया लाहौर था में। कि एक दिन के अंदर कुछ 6000 के करीब चालान काटे गए, कितने जी, बंदों की अच्छा, लेकिन गिरफ्तारी मैं हुई आपको मुझे भी नहीं मालूम। बताऊं, भाई हाँ ठीक है, तो आप इसको क्रैकडाउन नहीं समझते? नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र है रिक्शे में आता हूँ, बत्ती टूटी होगी तो वही पढ़िया जाएगा, मेरा ठीक की है ना, तुसी दूजियां दे पा के तो निकल जाते हो। ठीक और है, मेरे को है नहीं तो रिक्शे वाले बड़े जाना, मैं केड़ा बड़े जाना। चले नाज़रीन, मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि रज़ी साहब ने लेना था, उनकी मालूमात की मुझे बता दिया, लेकिन इस सेगमेंट में से जो मैंने अपनी मालूमात के मुताबिक एक खबर निकाली वो ये कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात मुतवक्के है इस हफ्ते में। क्या कीमत चुकाई उन्होंने अपनी तकरीर की सूरत में, उसको तो उस वक्त ही डिस्कस करेंगे जब उनसे मुलाकात होगी बानी पीटीआई की जेल में। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अगरचे सूबों के हवाले से अक्सर औकात बाज़ जगहों पर बातचीत होती रहती है, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि सूबाई वुज़रा उसके ऊपर बात कर रहे हों या वफाकी वुज़रा उसके ऊपर बात कर रहे हों। जब भी बात हमने सुनी है ये कुछ समाजी शख्सियात की जानिब से ही कानों को सुनने को मिली है। लेकिन वफाकी वज़ीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने एक जगह पर ये गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े सूबे पंजाब को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करने का उन्होंने मुतालबा किया और वाज़े कहा कि ताकि हर सहूलत आवाम की दहलीज तक पहुंचे। उन्होंने सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में भी शुमाली, वस्ती और जनूबी सिंध की बुनियाद पर नए सूबों की तश्कील होनी चाहिए। राना साहब, आप भी बता दीजिए मुझे कि सर एक वफाकी वजीर ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनके नज़दीक कोई और तो गुंजाइश नज़र नहीं आ रही सहूलियात को आवाम तक बराह रास्त पहुंचाने की, ये एक कैलकुलेशन। देखिए, एक तो ये बात खुश आइंद है कि पहली दफ़ा हुकूमत की तरफ से किसी वजीर ने भी इस पे बात की है और इसकी खूबसूरती है कि अब तक लेकिन क्या आप समझते हैं कि अब्दुल अलीम खान साहब इस सेटअप में हुकूमत के नुमाइंदे हैं? चले क्या कहते हैं, आप कहें जिनके नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से उन्होंने ये तो दूसरी बात ये है सब बड़े शरारती, मैं भी यही कहने लगी थी। क्या कहते हैं, ये पता क्या करते हैं मेरे साथ, ये नहर के कंडे पे खड़े होके ना, इन्हें पता होता है कि धक्का भी नहीं देना, फूंक मारनी है तो ये गिर पड़ना है, और मुझे छेड़ के खुद ये कोने पे बैठ जाते हैं। तो मुझे नहीं पता भाई कि वो किनके नुमाइंदे, मैं तो काम करना बंद कर देती हैं। आप कहते हैं वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं जिनके वाउडा साहब नुमाइंदे हैं।
मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत का मुतालबा नहीं है सूबे। मैं देखे ना, फिर मुझे ये कहते हैं मैं इनसे कहूँ जी वाउडा किसके नुमाइंदे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। अच्छा हाँ, नहीं अच्छी बात है, हम दोनों को नहीं पता, इसे भी नहीं पता। अच्छा। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि दिलचस्प चीज रजी साहब ये है, ये आपके लिए मैं एक वो दे रहा हूँ कि अब तक सूबों पे जिन्होंने बात की ना, तीनों मीडिया के मालकान है, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने बात की, चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने बात की, सर तालीमी इदारों के मियां आमिर साहब ने बात ऐसे तो ना करें। की, और अब इन्होंने बात की। तीनों तीन बड़े बस मीडिया। अब्दुल अलीम खान के पास ना यूनिवर्सिटी तालीम फरोशी का कारोबार नहीं है, जमीन फरोशी का करते हैं। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता भाई कौन कौन सी फरोशी है, तो हर गलत फरोशी आपने तो क्लियरेंस सेल लगाई हुई है, जमीन फरोशी और जनाब अली तालीम फरोशी। और मैं भाई मैं नहीं फरोशी, मैं तो जो बात है जितनी है ना मैं उतनी आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ। तो आप भाई ठीक है। अच्छा ये लेकिन मीडिया मालकान होना एक मुश्तरका अमर है इन तीनों ये के जो दरमियान। मैं व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताएं, आप रुकें, आप मुझे ये बताएं, आपने जिन जिन लोगों के मुझे नाम गिनवाए, जितने वसूख से ये लोग बातें करते हैं नए सूबों के हवाले से, आपको लगता है कि इन तीनों का अगर कभी नए सूबे बने, इन लोगों के नाम का कुर्रा निकल सकता है? नहीं, क्यों? मैं अर्ज करूं, वो अगर इन लोगों को बिठाना होता ना, जी जी मेहरबानी, अगर इन लोगों को ही बिठाना होता ना तो फिर ये काम ना किया जाता, फिर इनको मौजूदा सेटअप में भी बिठाया जा सकता था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे ये लग रहा है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं या तो काम बड़ी तेजी से जारी है जोरों शोर से, या उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। अब 28वीं तरमीम में इसको अप्रूव करवाने जाया जा रहा है, और इन तीनों जो मीडिया मालकान हैं इनकी ड्यूटी लगी है कि फीडबैक लेके दो, लोग क्या सोचते हैं, फीडबैक लेके दें, लोग क्या सोचते हैं। हमारा ये सेगमेंट भी उनके पास जाएगा, हाँ? लोग क्या सोचते हैं इस पे, हम हाँ, जो सोचते तो हैं। ये जो उन्होंने बात कही है ये लोगों के फीडबैक के लिए कही है, और फीडबैक जो है अभी लोगों ने देना शुरू नहीं किया, और ख़ास तौर पे सबका जोर पंजाब पे चल रहा, कोई सिंध की बात नहीं करता। सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त बलूचिस्तान में है गवर्नेंस का, जहाँ पे आम आदमी को हुकूमत ढूंढने से भी नहीं मिलती। आम आदमी हुकूमत को कैसे आइडेंटिफाई करता है? आम आदमी जब बाहर निकलता है, कदम रखता है ना घर से बाहर, तो सड़क शुरू हो जाती है जो हुकूमत ने मेंटेन करनी होती है, जो रियासत की मलकियत होती है। आप सड़क के ऊपर जब आते हैं तो इसका मतलब है आप रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, अगर आप वहां पे जाके ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं तो। निसार राणा साहब, अच्छा, हाँ, सिंबॉलिकली तो यही है ना। अगर आपको याद हो पुराने जमाने के अंदर जब हम गुलाम थे अंग्रेज के दौर में, तो कुछ लोग सड़क पे जब चढ़ते थे वो जूते उतार के तो सर पे रख लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि रियासत उस वक्त की कहती थी कि ये हमारी रिट है। इसी तरह ये बलूचिस्तान के अंदरूने बलूचिस्तान रहने वाले किसी बंदे को नजर नहीं आती। रियासत नजर कैसे आती है? बिजली से, बल्ब से नजर आती है। रियासत आपको कैसे नजर आती है? पानी के टैप से बाहर टपकती है रियासत आपको कैसे नजर आती है? जब आपके घर के बाहर कोई आपका कूड़ा कचरा उठाने के लिए आता है। इस वक्त बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के 2 शहरों को छोड़ के, डेरा इस्माइल खान और पेशावर से, कहीं पे रियासत का ये वजूद नहीं रखता। उनकी तकसीम की बात कोई नहीं कर रहा। मैं यही कहने लगी थी, आपने मेरे दिल के अल्फाज ले लिए कि सर जहां पर इतनी सिचुएशन खराब है वहां पर डेवलपमेंट, वहां पर सहूलत होनी चाहिए ना। हाँ, कोई बात नहीं करता, ठीक है। सबसे ज्यादा सहाफी कत्ल कहां पे होते हैं? सिंध के अंदर। पिछले साल का डाटा, उससे पिछले साल का डाटा और इस साल का डाटा उठा के देख लीजिए, ठीक है। वहां की तकसीम की बात कोई नहीं करता, क्योंकि वो सहाफी क्या करते? वहां के मसाइल हाईलाइट करते, उनकी कोई बात नहीं करता। ले दे के सबका जोर पंजाब के ऊपर चल रहा है, क्योंकि पंजाब लावारिस है, कोई वाली वारिस कोई नहीं, कोई जवाब नहीं देता आगे। आप अपने अल्फाज वापस लें। कोई वाली वारिस पंजाब की माँ है, पंजाब की माँ है। वो एक फिल्म में वो कहता है तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कोठी है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है। तो हमारे पास माँ है। पंजाब लावारिस नहीं है। माँ को उठा दिया हमने। हमारा पंजाब लावारिस नहीं, हमारी माँ के दुपट्टे के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा, मैं जहाँ पे हम सूबों के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और अहम मामला जिसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के मीशत से जुड़ा है, रज़ी साहब, IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, नई किस्त का फैसला आज हो जाएगा।
ये तो कोई अभाम वाली बात नहीं कि किस्त मिलेगी नहीं, मिल कितने की रही है और उसके मुल्की मईशत पर क्या असरात होंगे, मैं चाहूंगी इसके बारे में जरा आप हमारी रहनुमाई फरमा दें। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब और क्लाइमेट फाइनेंसिंग में $20 करोड़ मिलेंगे। सर ये क्लाइमेट के उसमें आगे और $1 अरब जो है वो कर्ज का प्रोग्राम है, ठीक है। तो सर इससे मुल्की मईशत को किस तरीके से बूस्ट मिलेगा, सरमायाकार का एतमाद कैसे बहाल होगा, क्या उसका ताल्लुक है क्लाइमेट फाइनेंसिंग से? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमने दुनिया को जाके बताया कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर और सबसे बड़ी चोटियां हमारे पास हैं। और आपकी जो माहौलियात के साथ छेड़छाड़ है, जो बदअमालियां हैं, वो आपने अपने मुल्कों में की हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है, तूफानों सैलाबों की शक्ल के अंदर भी और तूफानों की शक्ल के अंदर भी। तो भाई इंसाफ का तकाजा ये है कि हमें जो डैमेज हो रहा है उसकी अदायगी कीजिए। सब ने वादे किए, वो वादे $12 अरब के पड़े हुए हैं अपनी जगह पे, उनमें से कोई पैसा नहीं मिलता। हाँ, वो कहते हैं कर्ज लेना है माहौलियात के नाम के ऊपर, तो वो हम आपको दे देते हैं। और ये उसके अंदर IMF भी का भी जो कर्ज आ रहा है उसके अंदर भी माहौलियात के नाम के ऊपर कर्ज शामिल है। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि माहौलियात के नाम पे मिलने वाला पैसा कैसे मईशत से जुड़ सकता है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं जिनकी माहौलियात के अंदर स्पेशलिटी है। पंजाब के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा की UK के अंदर डिग्री उन्होंने माहौलियात और इकॉनमी के हवाले से की हुई है, और शी इज कॉम्पिटेंट इनफ कि वो इंटरनेशनली अपना केस प्लीड कर सकें। और सेंटर में मुसद्दक मलिक साहब के पास भी मेरा ख्याल है इस हवाले से कोई कॉम्पिटेंस है। आप इस तरह के लोगों को इंटरनेशनल फोरम्स में भेजें, और जो प्रपोजल और जो हमने देनी है और जिसके नतीजे में वो 11 या $12 अरब आने यार, उसमें से कुछ आए, वो मुफ्त आना है। ये तो कर्ज वापस करना पड़ना है ना सर। एक बात ये होगी, एक किसी जमाने के अंदर नहीं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग वाला हमें वापस करना पड़ेगा। जी जाहिर है, आप जब IMF से ले रहे हैं तो वापस करना है। अच्छा। इंटरेस्ट फ्री है लेकिन वापस करना है। MRD एक होती थी तहरीक, इशारा ना आपको याद हो हमारे बचपन में, है ना। तो MRD के बारे में अनीक नाजी के वाले साहब थे, अपना नजीर नाजी साहब। नजीर नाजी साहब के कॉलम का हर दूसरे तीसरे कॉलम का उन्वान होता था फिर बच गई, ठीक है। MRD जो टूटने से फिर बच गई। ये जो $1.2 बिलियन $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मंजूर हुई है, इसका मतलब है हम फिर बच गए। उसकी वजह यह है कि ये मंजूरी ये होती है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पे चल पड़ी है। IMF किस्त दे के ये बात जारी करता है कि ये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। जो हमने इनके लिए टारगेट्स तय किए थे 20-25, उसमें से 15-20 पे तो इन्होंने अमल कर लिया है। और आइंदा 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, अभी तो 1 साल हुआ है इस प्रोग्राम में, अभी हम 2.5 साल और है। इस 2.5 साल के अंदर दुनिया को IMF गारंटी देगा कि पाकिस्तान की मईशत ठीक है, यहाँ पे बोरियों में भर के करप्शन के पैसे बाहर नहीं लेके जाते। और यहाँ का एक साबिक वज़ीर आज़म जो तकरीरों में ये कहा करता था कि पाकिस्तान में रोजाना 10,000 करोड़ अरब डॉलर की करप्शन होती है, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। तो लिहाजा आप पाकिस्तान के साथ डील कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चले पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा इसके ऊपर हूँ सर, ये जो $1 अरब 20 करोड़ हैं जो कि हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के उस पर भी मिल रहे हैं $20 करोड़, और $1 अरब का तो वैसे ही कर्जा हम ले रहे हैं। सर वो कह रहे हैं हम फिर बच गए, मैं तो एक आम शहरी के एतबार से कहूँगी हम फिर फंस गए। देखिए, ये जो $1 करोड़ 20 लाख हमें मिलेंगे ना, $1 अरब 20 करोड़ वही फाइनेंसिंग के लिए, गरीब आदमी है ना इससे। हाँ, वो तो बाहर ही निकलता, हाँ वो तो बाहर ही नहीं निकलता। सही गल है, तुम ठीक कहते हो। मैं उन्हें बिजली का बिल देख के ना उदो तो डिप्रेशन नीचे का। सर्दियों में बिजली का, हाँ जी बिल्कुल। वो अब सर्दियों में भी और गर्मियों में गरीबों के लिए जिंदगी एक सी होती है, कोई दो नहीं होती। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के जो पैसे हैं ना, इससे तो हमने वो बादल जो ज्यादा बरसते हैं ना, उनको वेल्डिंग करनी है। अच्छा। ताकि वो बरसे ना, क्योंकि ये पैसे अभी आप देखिएगा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे खर्च होने शुरू हो जाएंगे। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमने जो आइंदा आने वाले चैलेंजेस हैं उनके मुकाबले के लिए हमने क्या करना है, हमने कैसे उन चीज़ों को फेस करना है, ये उस पर लग जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो मरियम औरंगजेब साहिबा जो बाहर से पढ़ के आई हैं, वो इतनी कैपेबल हैं कि जो क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंस हुई उसकी क़यादत मरियम साहिबा ने की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। वो साथ थी, तकरीर लिख के। तो एडी अगर ये वो थी तो ये खुद अकेली चली जाती, मरियम नवाज साहिबा ना जाती। मैं समझता हूँ हमारी ब्राजील वाली कौन, हाँ जी, हमारी मरियम नवाज साहिबा इनसे ज्यादा कैपेबल हैं। उनमें अल्लाह ताला ने तमाम गट्स, तमाम सलाहियतें मौजूद हैं उनमें। अल्लाह ने उनको एक वो दिया है
जिसे कहते हैं ना कि वो उनकी शक्ल में हम पंजाब को एक ऐसी क़यादत मिली है बस कर दिया। जिसमें ना किसी फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है, ना किसी क्या नाम है मरियम औरंगजेब साहिबा की अच्छा, जरूरत एक मिनट रुकिए। है। मेरी बात होने देना, क्या हो गया आपको, खुदा का वास्ता है। तारीफ मेरी कर रहा बात है, ये सेगमेंट आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। अच्छा। मेरी मैं दिल कर रहा है कि मैं उनकी तारीफ करूं। अच्छा। पंजाब का हर बच्चा या हर उस घर का बच्चा, हर वो घर जिनका बच्चा इस बार क्या नाम है ट्रैफिक के अंदर उन पे मुकदमे हो गए ना, उनको हथकड़ियां लग गई 16-16 साल के बच्चों को कि तुम वन वे आ रहे थे, तुम्हारी बत्ती टूटी हुई थी, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं, सब दुआएं देते हैं। ठीक है, वो रक्शे वाले जिन्हें 2-2 हजार रुपए का चालान हो रहा है ना, वो सब दुआएं दे रहे हैं मरियम साहिबा को ना। 2 थप्पड़ लगा दिए थे, कोई हाँ, बात नहीं है। बिल्कुल कह रहा हूँ, 2 थप्पड़ लगा दे तो ठीक है। ये जो मक्खी में कुसुन मारते हैं ना, आपको अच्छा। बचपन में माँ से मार नहीं पड़ी? नहीं, माँ से मार पड़ी थी तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सारे मौकों पे थपका के सुलाया भी था। हाँ। मेरी माँ ने हमेशा मुझे ठुड्डे नहीं मारे थे। नहीं। मेरी माँ ने अपनी माँ तो साबित माँ करने के लिए सुलाती नहीं तो नहीं है। नहीं नहीं माँ रज़ी प्यार साहब भी नहीं, तो ठीक करती है, है ना। मैं कह रहा हूँ आप अपनी माँ का बहुत एहतराम करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन जेडी गल मैं जिस माँ की बात कर रहा हूँ मुझे करने देना, मैं तो वैसे कह रहा हूँ। दूसरी बात आ जाए, ये जो रज़ी साहब ने अभी बात की, मैं इनकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर का शदीद बहरान है, मेरा ख्याल है कि हमें उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हमें किसी एक जगह को मोरद इल्जाम लगा के और तमाम वो विजरा जू शुरू होते हैं केपीके के ऊपर, बलूचिस्तान पे कोई बात नहीं करता, सही। बलूचिस्तान की गवर्नेंस पे तो कोई बात नहीं करता, बलूचिस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे कोई बात नहीं करता। केपीके के अंदर जो भी है, हमारी बहादुर अफवाज वहां पे लड़ रही है, जीत रही है। मैंने तो नहीं नहीं, आप तो अभी सेनेटर नहीं ना बने। अच्छा। जब आप बन जाएंगे तो फिर मैं समझूंगा कि हुकूमत की तरफ से भी कोई बोल रहा है बलूचिस्तान में। यार, अगर मैंने अभी बनना था तुमने चांस खत्म नहीं, कर अभी दी। तो आप सिर्फ इतनी दफा कहा। अभी आप इतने ही है कि स्टैंडिंग कमेटियों में जाके माफी मांग के आ जाए। ठीक है। अभी आप सेनेटर नहीं बन सकते, ओह। ठीक है ना। अल्लाह ताला करे वो वक्त आए, खुदा की कसम मेरी दुआ है वो वक्त आए जिसमें आप जैसे लोग, सहाफी लोग जो है ना, वो जाके पाकिस्तान की तर्जुमानी करें। वो लोग जाए जिनका बराह रास्त अवाम से ताल्लुक है, वो लोग जाए जिन्होंने भूख और गुर्बत देखी हो। ये ऊपर बैठे हुए लोग, इन्हें क्या पता कि किसी घर में जब बच्चे के पास पीने को दूध नहीं होता तो उसकी मां पे क्या गुजरती है। इन लोगों को क्या पता जब घर में बिजली कटती है तो इन बच्चों के ऊपर, घर वालों पे क्या गुजरती है। ऊपर बैठे हुए लोग, अपने आप को अन्नदाता बनने वाले लोग, इन्हें क्या पता है जमीन पे जो कीड़े रेंग रहे उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मुझे आपसे 100 इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर जब आम आदमी, आप जैसा लोग, आपसे इख्तिलाफ ही होगा ना, आप जाके बात तो गरीब की करेंगे ना, आप उस मिजरी को, उस भूख को, उस दर्द को तो समझेंगे ना। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं IMF से पैसे लें, मुबारक हो उन लागू ताकतवरों को जिनके अब तिजोरियों में जाएंगे मुख्तलिफ मदों में, तरक्याती फंड के नाम पे, फला फंड के नाम जाएंगे उनके, हम तो भूखे ही मरते रहेंगे। चले राना साहब, आपकी बात होगी, जज्बाती गुफ्तगू है आपकी, डेफिनेट सी बात है, लेकिन हकीकत पर मबनी है। प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ जाता है। नाज़रीन, बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे राना साहब और रज़ी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।